Before starting the lesson, this is little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe the channel. Thank you. हेलो फ्यूचर टीचर एंड सीक्रेट एस्पिरेंट, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूँ। जिस चीज का आपका वेट था वो बिल्कुल आ चुका। मेरे अलावा 1 तारीख आ गई, आपका मंडे भी आ चुका है और आपका न्यू ईयर भी आ चुका है। जो हम बेसिकली कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं कि मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, न्यू ईयर से करेंगे, वो तीनों चीज एक साथ आ चुकी है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और कोई भी चीज खाली सीटेट के लिए ना, कोई और एग्जाम के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो जो हमारा इस वीडियो लेक्चर में रहने वाला है, इस वीडियो लेक्चर में हमारा रहने वाला है जो सीटेट का अगस्त 2023 में हमारा पेपर हुआ था, उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे, पेपर 2 की बात चल रही, उसके 20 और 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जो हमारे ये सेशन है ये बेसिकली 2 और 3 पार्ट्स में आएगा। इसका रीजन ये है कि करने को तो एक ही वीडियो में मतलब 30 मिनट में भी हम करा सकते थे, बट द थिंग इज दैट आपको डिटेल एनालिसिस देना था। ठीक है, डिटेल एनालिसिस ये कि मतलब क्वेश्चन का बिहाइंड द सीन क्या है, मतलब उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या। खाली मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि खाली मैं क्वेश्चन कर दूं और वीडियो का एंड कर दे। तो मेन मोटिव या उद्देश्य क्या, आपको चीजें बताना कि कोई चीज क्वेश्चन बनाया तो उसके पीछे की चीजें क्या है, क्योंकि हर बार तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा नहीं, उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, उस कंसेप्ट के अराउंड। तो उस कंसेप्ट को मैं ढंग से प्रकाश डालना ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं या फिर क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जा सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में विद लिमिटेड टाइम के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अगस्त 2023 का मैथ्स का पेपर 2 का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 176 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल। मतलब एक हमारा रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया किसके बराबर है बेटा, एक सर्कल के एरिया के बराबर। ठीक है, तो बेटा इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी। इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 176 और ब्रेथ कितनी है इसकी 56। तो आपको बस हमें ये इक्वल दे रखा है, फिर हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है। ठीक है, सबसे पहले हमें आर निकालना है और जैसे हम आर निकाल देंगे हम क्या निकाल देंगे सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एल ये हो गया, बी हो गया, तो उसका एरिया कितना होगा 176 इंटू 56 हो गया। बच्चों तो कंपटीशन में क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इंटू करने लग गए कोने में। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आप पहले इंटू करोगे फिर एक बड़ा नंबर बनेगा, इंटू करेंगे बड़ा नंबर बनेगा और फिर आप जहां पे जो भी चीज आएगी उसको फिर नीचे लाओगे, डिवाइड करोगे तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, तो वो भी अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग। तो बेटर क्या है, आप इसको ना ऐसे काटने के लिए छोड़ दो, इसको ना ऐसा कैसे रहने दो, क्योंकि आगे हमें पता है कुछ इस तरफ भी कुछ आएगा और वो इधर नीचे डिवाइड में आके क्या होगा, इसको काट देगा। तो कभी भी पहले काटने की कोशिश करनी, ठीक है, इंटू की बाद में कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये पाई होगी 22.7 और आर स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, अब जब मुझे दिख रहा है 22 से 176 साफ साफ कट रहा है। कैसे कट रहा है, मुझे दिख रहा है ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है, ये तो 2 टाइम्स कट जाएगा 11 से। और ये मुझे कैसे ज्ञात हुआ, ये कैसे पता चला कि ये 11 से कट रहा है। देखो बेटा, जब भी इन दोनों का सम 3 डिजिट वाले नंबर के लिए इन दोनों का सम बीच वाले के बराबर है, जैसे 1 + 6 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, तो इट मीन से 11 से कटने वाला है। चलो काटते हैं। 11 कितने जा 11 1 जा 11 कितना बच गया 6 बच गया और 6 है 66 हो गया, 11 6 जा 66, ये आ गया 16। ठीक है, 16 आ गया, तो ये आ गया 2 जा, ये कटने का आ गया 16। अब देखो ये और कट जाएगा, 2 से काटो 16 को कितना आ जाएगा 8। तो कुल मिला के कितना बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 8 बच गया, ये 56 बच गया, ये और ये नीचे का 7 ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा ऐसा, और इस तरह बच जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 7 है, ये 8 है, ये 7 8 कितना हो गया हमारा 56। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है 56 इंटू 56 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ होंगे आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, आर इंटू आर। तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आर कितना आ गया मेरा, आ गया 56 आ गया। इतनी बात समझ आए, वेरी गुड। हमें निकालना है कि हमें क्वेश्चन में निकालना है, सिर्फ आर ने निकाला, हमें निकालना सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सर्कमफ्रेंस होता है हमारा कितना 2 पाई आर। ठीक है, पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7 और आर मेरा कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है, तो बस कर दो, 7 से काटो कितना आ गया 8 टाइम्स। ठीक है, इधर आ गया 8। अब करो ये दोनों इंटू करके कितना हो गया 44। ठीक है, 44 इंटू 8, 44 इंटू 8 कितना हो गया 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32, 32 + 3 आ गया 5 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया 352। तो 352 क्या है, इसका एरिया नहीं आया, इसका बेटा क्या है बाउंड्री, ये सर्कमफ्रेंस आया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या बोला है, एबीसीडी कोई आपका रोम्बस है इन विच एंगल एडीबी इक्वल टू 25 है एंड देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बीएडी माइनस एबीसी। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले ना बेटा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लो रोम्बस की। बेटा जिसने इस तरीके से रोम्बस समझ ना, जीवन में बेटा कोई भी कंपटीशन कोई भी एग्जाम में बैठे रोम्बस का क्वेश्चन आप गलत ही नहीं करोगे। ठीक है, रोम्बस क्या होता है आपको बेसिक से पता होगा। रोम्बस क्या होगा, हमने क्या सुना है, रोम्बस क्या होता है इक्वल साइड वाला होता है।
ठीक है, जिसके चारों साइड इक्वल होती है, वो तो बेटा किसकी होती है, वो तो स्क्वायर की भी होती है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्क्वायर और रोम्बस में। तो बेटा आपको समझना है ये तो रोम्बस है, पर अब ये बना कैसे, बिहाइंड द सीन देखो बनता कैसे ये। तो बेटा ये बनता है, दिमाग में याद रखना, ये चार राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, चार इक्वल इक्वल मतलब सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल से मिलकर बनता है। देखो मानो ये की राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी का हम शक्ल मैंने इधर लगाया, इसी का हम शक्ल मैंने इधर लगाया, और इसी का हम शक्ल मैंने इधर लगाया। ठीक है, तो जब बेटा चार राइट एंगल ट्राइंगल को मिलाते हो तब आपको क्या बनता है बेटा, एक रोम्बस बनता है। एग्जाम्पल के लिए ये है, ठीक है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल की साइड मान लेते हैं, मानो ये है 3, ये है 4, ये है 5। ठीक है, आपने एक और लाया, ये तो 4 थी, ये 3 वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। आप एक और लाए, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 वाला, तो और ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा रोम्बस कैसे बनता है, अब देखो बाहर से देखने में क्या लग रहा है 5 5 5 5, पर अंदर की कहानी ट्विस्ट है। कैसे, ये डायगोनल कितनी है, ये होगी 4 + 4 8, और ये डायगोनल कितनी होगी 3 + 3 6। तो आपको ये बात, और ये 90 होता है। मैंने बोला स्टार्टिंग किससे की थी, मैंने स्टार्टिंग करी थी कि जो ये चार राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके बनता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रोम्बस में क्या होता है, ये 90 में तो काटता है, ये 90 में तो काटता है, पर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। बच्चे देख लो, ये 4, ये होगी टोटल 8, ये होगी टोटल 6। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होते। जिसने इस तरीके से समझा है, कैसे, बिल्कुल उसके डेप्थ में घुस के, क्या कि ये बनता है कैसे, बनता है कैसे, चार राइट एंगल ट्राइंगल से मिलके बनता है। आइए अब सवाल देखते हैं। देखो इसको अब चेंज कर देते हैं, ये कोई ABCD है। ठीक है, मानो हम मान लेते हैं ABCD। ठीक है, एंगल ADB ये बच्चों है हमारा 25, ये हमारा 25। ठीक है, और ठीक है, अब देखो ये 25 आ गया ना, अब देखो कितनी अच्छी बात है, ये 25 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये कितना होगा पता है ना, ट्राइंगल की मजबूरी। अगर जिस बच्चे ने पहले से पढ़ा है मेरे से, उनको आइडिया होगा हम कैसे करते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, उनकी मजबूरी क्या होती है, 180 होना। बेटा 90 है, 25 है, तो इसकी मजबूरी कितनी होगी, निकालो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा ना। सिंपल से वही एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हो। अब देखो बेटा, इसी का आइडेंटिकल ये है, इसी का आइडेंटिकल ये है, इसी का आइडेंटिकल ये, चारों बिल्कुल भाई भाई है। तो ये 65, तो ये भी 65, ये 25, ये भी 25, ये 25, ये भी 25, ये भी 25, ये दोनों 65 है, तो ये दोनों भी कितने होंगे, 65 होंगे। लो, सवाल ने दम तोड़ दिया। जिसने इस कंसेप्ट से पढ़ा है, सवाल ने दम तोड़ देगा। अब पूछा क्या हमसे पूछा है ट्वाइस ऑफ बेड BAD माइनस ABC। देखो BAD कौन सा हमारा BAD है, ये रहा BAD। देखो पूरा BAD कितना है, 65 130। ठीक है, मतलब 2 × 2 में चली रहा है। ABC कौन सा है, ABC 25 25 50। बेटा देखो 2 × 130 कितना आ जाएगा, 260 में से 50 माइनस करो, कितना आ गया, 210। आगे समझ। तो बेटा रोम्बस की ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। होप तो आपको समझ आया होगा। अब कमेंट बॉक्स में पक्का लिखे कि आपको ये वाला रोम्बस का टेक्निक कैसे लगा समझने का। ठीक है, चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने पिछली बार देख रखे बेटा, सभी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो रखे, बिल्कुल क्वेश्चन जैसे मैंने पिछली बार सीटेट में अगस्त वाले में कराया था। बिल्कुल मैंने बोला था एक क्वेश्चन तो बेटा कंफर्म में आता ही, मीन मीडियन मोड रेंज, वो भी सेम पैटर्न, बस वैल्यू चेंज हो रही है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है हमसे व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड मीडियन एंड रेंज। हमसे बोला है बेटा इन तीनों का, ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मीन सुनते ही क्या बोले, इनका मीन निकालने लग जाते हैं, मोड सुनते हैं इनका मोड निकालने लग जाते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना, सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है, मीन निकालना तो है पर बेटा इनका नहीं, मीन निकालना इन तीनों नंबरों का, मीन निकालना इन तीनों नंबर को। ठीक है, थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ। मीन मतलब क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब एक प्रकार से बेटा मीन कुछ है नहीं, कि एवरेज ही है, मीन कुछ और नहीं है, एवरेज ही है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो बिल्कुल बीच में होगा इंसान, वो हो जाएगा मीडियन। कितनी बात समझ, बिल्कुल देसी भाषा में असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, जैसे हम असेंबली लाइन में खड़े होते हैं ना, छोटे से बड़े में लगाओ या बड़े से छोटे में लगाओ, और जो बिल्कुल बीच की वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, मोड क्या होगा, जो मैक्सिमम बार रिपीट होगा, जो सबसे ज्यादा बार क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। और रेंज क्या होगी बेटा, रेंज सबसे छोटे वाला और सबसे बड़े वाले के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। मानो सबसे छोटी वैल्यू 5 आई किसी ऑब्जर्वेशन में, इसमें नहीं, मानो किसने 5 आई और मैक्सिमम वैल्यू 20 आई, तो इसका रेंज कितना हो गया, मिनिमम 5 है मैक्सिमम 20 है, तो उनकी रेंज कितना हो गया, 15 हो गया। वेरी गुड। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है इसका, तो आपको करना है पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं, हम असेंडिंग करते हैं। ठीक है, 13 हो गया, और एक हमारा बच गया 17 और हो गया 23।
23 17 गिन लो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जैसे आपने इसको बेटा अरेंज कर दिया तो आप ऊपर वाले डेटा का कुछ काम ही नहीं है, ऊपर वाले डेटा को मिटा दो, इसका कुछ काम ही नहीं है, इसको आपको जब काम ही नहीं है। तो इसको थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा 11 13 14, तो साफ साफ लिख रहा हूँ मैं। इसको थोड़ा इधर करो, 2 बार 11 था, 1 बार 13, 1 बार 14, और कंफर्म कर लिया करो कि 12 ही लोग हैं ना, जितने ऊपर है उतने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आइए तो ये सब कुछ निकालते हैं। ठीक है, तो इनका क्या क्वेश्चन है, ठीक है, मीन इनका नहीं निकालना बच्चों, वापस करो, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि मीन इनका निकालना, मीन क्वेश्चन में बोला इन तीनों का निकालना। ठीक है, और ये तीनों पहले हमें वैल्यू तो पता होनी चाहिए तभी तो मीन निकालेंगे। आइए पहले मोड करते हैं, मोड सबसे आसान होता है, मोड के तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। बेटा ये देखो आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ बेटा 11 ही ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है, 11 ऐसा नंबर और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं जो रिपीट हो रहा। तो मैक्सिमम बार कौन आया, 2 बार कौन आया, 11 ही आया, तो मोड हो गया मेरा 11। रेंज क्या होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़े की डिफरेंस को, सबसे छोटे और बड़े की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इन दोनों का अंतर कितना हो गया बेटा, 23 में 17 माइनस करो, कितना आ गया आपका, आ गया 16। तो ये कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। आ जाओ मीडियन, मीडियन समझते हैं, मीडियन क्या होता है। मैंने क्या बोलता है, जो बेटा बिल्कुल बीच में होता है, जो बिल्कुल बीच में होता है। देखो बेटा कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। अगर मैं करूं 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इधर गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग इधर गए, बीच में कौन बैठा, कोई नहीं बैठा। पर अब बीच में कोई नहीं, देखो 6 इधर गए 6 इधर गए, तो बीच में कौन बैठा, कोई भी नहीं बैठा। तो हम क्या बोलेंगे, इधर को इधर से आखिरी इंसान आए और इधर से आखिरी इंसान आए, आया 11 और 39। अब बेटा मुझे पता है 2 तो मीडियन हो नहीं सकते, मीडियन होता है 1 ही। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई तुम दोनों ठीक ठाक लगा लो, जब बार्गिन करते हैं 11 और 13 का हम बोलते हैं ना, 11 को वैल्यू देंगे ना, 13 को वैल्यू देंगे, हम आपके मध्य बिल्कुल मिडल वाली पार्ट की वैल्यू ले लेंगे। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 12। इसका मीडियन, इस डेटा का मीडियन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं फॉर्मूले में लगाते हैं, वो ये करते हैं, अगर इवन नंबर का ऑब्जर्वेशन है तो जो बीच वाला है ये वाला है, ये वाले ऑब्जर्वेशन ये वाले ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो, बेटा वो यही आने वाला है, कल आने वाला है। ठीक है, उन सब चीजों से उन भ्रम से बचो और डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज समझ लो इस क्वेश्चन में, मानो अगर बेटा ये 12 ऑब्जर्वेशन है, मानो अगर 11 होते, मानो अगर 11 होते, 5 इधर हटाओ 5 इधर हटाओ, कितना हट गया, 10 हट गए, बीच में कौन बचा, 1 बचा, कौन सा, 6th ऑब्जर्वेशन आपका आंसर हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, मानो अगर ये नहीं होता तो आपको साफ साफ कौन सा आंसर हो जाता है, ये वाला हो जाता है। कैसे, 1 2 3 4 5 ये इधर करें, 1 2 3 4 5 इधर करें, बीच में कौन बच गया, 11 बच गया। पर क्योंकि इसमें इवन नंबर के ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें 12 ऑब्जर्वेशन है, 6 इधर करोगे 6 इधर करोगे, बीच में तो कोई बचेगा ही नहीं, तो हम ऐसे बोलेंगे जो बीच के 2 है, बीच के 2 उनके भी बीच का निकाल देंगे, उनके भी बीच का निकाल देंगे, तो इसका मीडियन कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया कि इन तीनों का मीन निकालना है हमें। ठीक है, और इन तीनों का मीन निकालना क्या होता है, इन सभी को प्लस करो, जितना कितना ऑब्जर्वेशन है 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 प्लस 11 प्लस 16। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 3 39 हो गया, कितना 39/3, 39/3 कितना हो गया 13। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 13। आपको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, पर ये अभी मैं क्या आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, तभी थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन करने के लिए तो आप लेस देन 30 सेकंड में कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आप समझ लिए, अब आप कर सकते हो 30 सेकंड में ये सवाल। ठीक है, अभी तो मैं आपको समझा रहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में बोले जो ये एक्सप्रेशन है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले समझाते हो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसे होती है बेटा, कोई भी नंबर हो आपका, कोई भी नंबर हो तो कैसा होता है, मानो जैसे अगर आपका है 25,500 मानो ये, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा बेटा, इसको हमें लाना है, इसको हमें तो कुछ ऐसा होगा, P.Q इंटू 10 की पावर n, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्म में हमें कोई भी नंबर को, जब भी आप किसी नंबर को इस फॉर्म में कर देते हो, मतलब आप पे डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होगा, डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होगा, बाद में कितने भी हो सकते हैं, और 10 की बाकी 10 की पावर में होंगे। मानो 2500 लिखा है तो 2500 को बेटा ये बनाऊंगा कैसे, आप समझना पहले कैसे बनाऊंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर 3 कर सकता हूँ। इंटू करके बेटा 2500 आने वाला है, इंटू करके तो 10 की पावर 3 है, एक से यहाँ शिफ्ट होगा, 2 से 2 जीरो लग जाएंगे तो 2500 ही बनने वाले। तो बेटा किसी भी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक इंसान होना चाहिए, बाद में कितने भी हो सकते हैं, इधर कितने भी हो सकते हैं, पर पॉइंट से पहले एक इंसान होना चाहिए, और इधर बाकी 10 की पावर 3 जितनी भी पावर होगी वो हो जाएगा। आइए इस सवाल का देखते हैं, इस सवाल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा आइडिया लग गया आपको। अब करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करेंगे। देखो पहले तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, देखो पर माइनस करने में प्रॉब्लम क्या है, इसकी पावर 10 की पावर 10 है, इसकी 10 की पावर 9 है, तो या तो ऐसा कर लेता हूँ, इसकी वो भी 10 की पावर 10 कर लेता हूँ। इसको 10 की पावर 10 कैसे करूंगा, मतलब इसको एक और जीरो चाहिए, इसको एक और जीरो चाहिए, मैं बोलूंगा बेटा पॉइंट इधर आ जा तू,
और इसको एक जीरो जीरो दे दे, मतलब मैंने इसको एक ओवर 10 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं 10 का इससे बाहर निकालूंगा तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 10 एक इसको इधर मिल जाएगा। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0.567 इंटू, अब 10 की पावर 9 था ना अभी तक, अब एक 10 इसने इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब देखो ये कितना है 12.34 इंटू 10 की पावर 10। बस अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ 10 की पावर 10 इधर भी 10 की पावर 10 है, तो मैं क्या ले लूंगा कॉमन ले लूंगा। तो 10 की पावर 10 कॉमन ले लो बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा 12.34 माइनस 0.567। ठीक है, अब कुछ नहीं, इनको माइनस करो और 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल ना, इसको ऐसे रखना है। ठीक है, तो माइनस करो कितना हो जाएगा 12.34 और माइनस के लिए कौन है 0.567। देखो कुछ नहीं तो जीरो तो लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और माइनस करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया आ जाएगा 3। ठीक है, ये भी इससे ले लेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसने को दिया होगा, ये भी इसको दे देगा तो हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 में से वो माइनस कर लेना, सभी का अपना तरीका होता है। तो 13 में से 6 क्या कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और 12 में से 5 के बेटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा पॉइंट, और 11 में से 0 गया 11 ही आ गया। ठीक है, 11.73 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 10 इंटू इस पूरे के बदले क्या लिख सकता हूं मैं 11.773। पर बेटा मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, पॉइंट के आगे सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा इसको मैं लिख दूंगा 1.1773। इसका मैंने एक शिफ्ट इधर कर दिया, एक जब बेटा इधर शिफ्ट किया तो मल्टीप्लाई भी तो एक जीरो से करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 10 की पावर 10 है तो वो कितना हो जाएगा 10 की पावर 11 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो क्वेश्चन कराने को तो मैं डायरेक्ट करा सकता हूँ, पर मेरा ये इसका उद्देश्य ये था कि डिटेल एनालिसिस कराना है, ताकि जिन्होंने अभी से भी स्टार्ट करी तैयारी तो उनके लिए भी अभी कितने 20-21 दिन बचे आपके पेपर के लिए, तो अभी भी आप तैयारी करोगे, सीटेट बहुत हल्का पेपर है तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, फिर ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इफ एफ वी ई आर रेस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस वर्टिसेस एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, वर्ड आया बेटा प्रिज्म। प्रिज्म होता क्या पहले समझना पड़ेगा। प्रिज्म क्या होता है बेटा, कोई भी 2D फिगर को लो, मानो ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल को लिया हमने, यहाँ ट्रायंगल लिया, यहाँ ट्रायंगल लिया, मतलब बराबर बिल्कुल एज इट इज बराबर बिल्कुल, और इनको जोड़ दो, ये फिगर फॉर्म हो गई है, ये 3D, जो 3D फिगर होगा ये क्या होगा बेटा आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म होगा, जैसे आपने अपने फिजिक्स लैब में भी देखा होगा। ठीक है, नीचे भी ट्रायंगल है, ऊपर भी ट्रायंगल है, तीनों साइडों को जोड़ दिया। ठीक है, टॉप को टॉप से, साइड वाले को साइड वाले से, ऐसे कुछ ऐसा आपका फिगर बनेगा। तो ठीक है, इन द फेसेस वर्टिसेस एजेस, ठीक है, इन्होंने बोला FVE। तो बेटा कभी भी देखना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया भी था पिछली बार सीटेट में, बच्चों को पढ़ाया भी था जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो उसमें क्या था बेटा, ये देखो ट्रायंगुलर बेस क्या इसका ट्रायंगुलर है, बेस क्या इसका ट्रायंगुलर, तो बेटा इसका ये कितना हो जाएगा, मानो अगर आपको जनरल बता दो, जनरल रूल फिर ऐसे कर देंगे। जनरल रूल क्या था FVE। अगर बेटा कोई एन साइड वाला फिगर है, मानो ट्रायंगल है, एन साइड वाला फिगर है, तो उसकी फेस कितने होंगे, जितनी साइड है उसमें +2 करो। सिंपल सा कहानी, ज्यादा कुछ रटना ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, माथा फोड़ना ही नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंपल समझो। फेस कितना होगा n+2 होगा, और ये खाली इसी के लिए नहीं बेटा, ट्रायंगुलर के लिए कोई भी कोऑर्डिनेटर लगा दो, नीचे पेंटागन लगा दो, हेक्सागन लगा दो, ऑक्टागन, नैनोगन, कोई सी भी गन लगा दो, हर जगह फॉर्मूला ये यूज होगा। ठीक है, कोई आपका प्रिज्म ट्रायंगुलर है तो उसमें n+2, n की जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके वर्टिसेस कितने हो जाएंगे, इसके बेटा 2 गुना 2n, और इसके बेटा एजेस कितने हो जाएंगे 3n। कहानी सिंपल सी। ठीक है, इस वाले केस में ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो फेस कितना होंगे बेटा, ये 3 साइड वाला फिगर है ना बेटा, ट्रायंगुलर 3 साइड वाला है ना, तो फेस कितने हो जाएंगे n+2, मतलब 3+2 दैट इज 5। फिर क्या करना है 2n कर देना है, 3 साइड वाला फिगर है ना बच्ची, ट्रायंगल बेस क्या ट्रायंगल ना, तो 3 है, तो 2 × 3 6, और ये कितना 3 है, 3n कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया बेटा फेस, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया उसके एजेस। इतनी बात समझ आई। आइए क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बच्चे, आपको कहाँ गया, आपको बस ये वैल्यू पुट करनी है, जो भी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। मानो पहले में करते हैं, पहला क्या कह रहा है 4f, 4f का मतलब क्या हो जाएगा, 4f का मतलब हो जाएगा 20। ठीक है, प्लस 2v, 2v कितना हो गया 12, इसमें माइनस करेंगे 3e, 27 माइनस करो, तो साथ दिख रहा है, और किसकी करके कितना आ रहा है, ये 12 कितना हो गया 32 हो गया, 32 में से 27, 32 में 27 कितना होता है 5, और इक्वल टू में कितना लेगा 6, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं, 2f कितना हो गया हमारा 10, प्लस 3v 18, माइनस 2e, 2 टाइम्स e कितना हो जाएगा 18,
18 से 18 घटा कितना बचा 10, और क्वेश्चन में भी दिया इक्वल टू 10, तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्रिज्म का बेटा है वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर जिस बच्चे ने ये सीख लिया, ये अगर आपका एन साइड वाला एन साइड का बेस है तो उसके बेटा फेस कितने होंगे n+2 होंगे, और v कितना होगा 2n होगा, उसका ट्वाइस होगा, जितना भी मानो ट्राइंगल वाला है ना 2 का है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 6, और उसके एजेस कितने हो जाएंगे, उसके हो जाएंगे 3 टाइम्स 3 है। इतनी बात समझे, आगे बढ़ते हैं। P इज अ पॉइंट ऑन लाइन AP, P कोई पॉइंट है, एक लाइन है AP, उसके ऊपर है कोई पॉइंट P, मान लिए ये रहा पॉइंट P, ठीक है। PQ इज अ रे, PQ कोई रे है, मानो PQ कोई रे है, सच दैट QPA ये कितना आपका बेटा 7x है, और आपका QBP ये बचा हुआ 5x है। क्या बोला है, क्या निकालना है आपको निकालना है 8x - 10, ठीक है, ये निकालना, ठीक है, मतलब कुल मिला के पहले तो आपको x से निकालना है। देखिए आपको पता है बेटा APB एक लाइन है, एक लाइन की मजबूरी क्या होती है बेटा, लाइन की मजबूरी पूरा एंगल होता है, ये तो हमारा 180 होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 7x + 5x बेटा 180 होना इसकी मजबूरी है, तो लोग कर दो 7x + 5x कितना हो गया इक्वल टू 180, तो कितना हो गया 12x हो गया, 12x इक्वल टू 180, बस x इधर को 180 अपॉन बटे 12, ठीक है, तो 180 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 18 × 10, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, 6 2 जा 6 3 जा, ठीक है, 2 से काटो 10 को 5 जा, और 5 3 जा 15 आ गया, तो हमारा x कितना आ गया 15 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था 8x - 10, 8x - 10, x की वैल्यू डाल दो बेटा 15, तो 8 15 जो कितना होता है उसमें से 10 माइनस कर देना है, तो 15 8 जब कितना होता है 120, तो 120 में से 10 माइनस करो कितना आगे बच्चे 110, तो हमारा यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में बोला है S इज अ पॉइंट ऑन अ साइड PQ ऑफ अ ट्राइंगल PQR, मानो PQR कोई आपका ट्राइंगल है PQR, ठीक है, तो S का एक पॉइंट है PQ में कोई पॉइंट है S, ठीक है, तो क्या बोला है S इज द पॉइंट ऑन PQ ऑफ अ साइड PQR सच दैट RS का हमारा ये रहा, सच दैट RS किसके बराबर है बेटा PS के, RS बराबर है PS के, और PS बराबर है QS के, इसका मतलब बेटा ये तीनों साइड आपस में क्या बराबर है, ठीक है। आपको जैसे आपको पता भी होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की, मानो अब ये देखो PSR को देखो बेटा, ये दो साइड बराबर है, तो इनके अपोजिट दो एंगल भी क्या होंगे बराबर, मानो अगर इस वाला ट्रायंगल देखो ये दो साइड बराबर है, ऑल तो लग नहीं रहा, ये बहुत बड़े लग रहे हैं बहुत छोटे लग रहे हैं, पर रफ डायग्राम है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, लाइकवाइज, ठीक है, मानो अगर ये x होगा तो ये भी कितना होगा x होगा, इतनी बात समझ आई, वेरी गुड। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ये दो साइड क्या है बराबर है, तो इन दोनों के अपोजिट, इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, y। अब देखो सवाल में क्या बोला है, आपको एक की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है QPR की, किसकी वैल्यू दे रखी है QPR की, QPR, तो लो बच्चों x की वैल्यू मिल गई आपको 15, ये 15 ना, तो ये भी कितना होगा, ये भी होगा 15। अब हमने बड़ा देखो एक ट्रायंगल देखो PQR बेटा तीन एंगल मिलके, पता हर एक ट्रायंगल की मजबूरी होती है 180, तो मैं कह सकता हूँ बेटा एंगल P 15 डिग्री प्लस एंगल Q Y और प्लस एंगल R कितना है 15 प्लस Y 15, इन तीनों की मजबूरी क्या है मिला के, आप बोलोगे तो 4 हो गए, अरे R को 15 + 5 बोलते हैं, समझ आया, तो इक्वल टू कितना है 180, बस सॉल्व कर दो, 15 15 हो गया मेरा 30 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया 180, 30 हो जाएगा कितना हो जाएगा 150, और इधर आ जाएगा 2y, तो मेरा y कितना आ गया 75, y कितना आ गया मेरा 75। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है आपसे 2PQR ट्वाइस ऑफ PQR माइनस PRQ, PQR क्या है मेरा PQR ये y, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 75, 2 टाइम्स ऑफ 75 कितना हो जाता है बेटा 150 हो जाता है, माइनस PRQ 15 प्लस y 75 प्लस y 75 प्लस 15 90, तो बेटा 150 में से 90 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा मेरा 7, तो बेटा ऑप्शन 2 मतलब ऑप्शन बी सही होना उसकी मजबूरी है। होप तो आपको समझ आएगा कंसेप्ट, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 3 एंड 11, तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर है या कौन कौन से नंबर है जो 2 से भी कट दिया, 3 से भी कट दिया, 11 से भी कट दिया, ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको डिविजिबिलिटी रूल ही चेक करना है। आओ पहले 2 का चेक करते हैं। पहले 2 का क्या होता है, जिसके आखिरी में क्या हो इवन नंबर हो, या बोलूं जिसके आखिरी में क्या हो 0 2 4 6 8 8 है
2 है, 6 है, 6 है, मतलब ये चारों नंबर किसे 2 से तो जा रहे हैं, तो 2 से तो जा रहे हैं। अब 3 का चेक करते हैं, ठीक है। 3 का चेक करने का हमने क्या पढ़ा था, 3 का चेक करने में हमने पढ़ा था डिजिट सम पढ़ा था, हमने कहा था डिजिट का सम कर दो और फिर करो। तो डिजिट का सम करो, कितना हो गया 4 + 4 हो गया 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। प्लस करने की टेक्निक है, ठीक है। ये कितना हो गया 8 + 1 9, 9 9 18, 18 + 2 20। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, 3 से ही हो नहीं सकता, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, इन चारों नंबर को सम डिजिट्स का सम करके आ रहा है 20, और 20 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल पे नहीं आएगा, 3 से नहीं कटेगा। आओ इसको देखो, 9 + 1 10 और 6 + 2 8, कितना हो गया 18, 18 आ रहा है, क्या 18 3 से जाता है, तो ये पूरे नंबर की भी मजबूरी होगी 3 से कटना। अब ये देखते हैं, ये तो पूरा जायज है, क्योंकि देखो चलो प्लस करके दिखा देता हूँ, 9 9 + 9 18 और 18 + 6 कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये भी 3 से जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो कट गया, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया, क्योंकि जैसे ये कैंसिल हुआ, जैसे हमारा ऑप्शन बी हटा दिया हमने, तो ऑप्शन नंबर 1 देखो आपका लिखा होगा ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर 2 है बी एंड डी, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या होंगे हमारे, आंसर होगा हमारा 3 या 4 होगा। देखो 3 और 4 में दोनों में ए कॉमन, तो ए क्यों चेक करना। अब बचा 11 के लिए, 11 का ए तो दोनों में ही आ रहा है, तो डी या सी चेक करो। अब हम इसको करते हैं 11 चेक करते हैं सी से। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है इसका, इसका होता है, से लिख देता हूँ 9126 ना, ये हमारा नंबर था 9126, ठीक है, और ये 9636। बेटा 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का होता है कि ऑड पोजीशन, मान लो ये चेयर नंबर 1 में बैठा है, ये चेयर नंबर 2 में, ये चेयर नंबर 3 में, चेयर नंबर 4 में, ठीक है। तो ये कहते हैं ऑड नंबर की चेयर को प्लस करो और इवन नंबर की चेयर को प्लस करो, तो ये कौन सा हो गया, ये ऑड हो गया। ऑड नंबर नहीं कह रहा मैं, 9 और 1 को प्लस कर देना, पोजीशन को, मान लो ये चेयर नंबर 1 में बैठा है, ये चेयर नंबर 2 में बैठा है, चेयर नंबर 3 में बैठा है, चेयर नंबर 4 में बैठा है, तो मैं चेयर 1 और चेयर 3 को प्लस करो, वे है चेयर 2 और चेयर 4 को प्लस करो। इनका सम कितना हो गया, 9 2 हो गया 11 और 1 6 हो गया कितना हमारा 7। इन दोनों डिफरेंस, इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर आपका 11 का मल्टीपल आता है, मतलब 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, 33 आता है, तो मतलब आपका वो नंबर 11 से जाता है। पर यहाँ पे आप कितना अंतर आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये 11 से नहीं जाता। तो फिर इसका मतलब सी ऑप्शन में जाता है, इसका मतलब 4th भी गलत हो गया, ए एंड सी भी नहीं हो सकता, तो बच्चा मजबूरी अब इसके चेक करने की जरूरत भी नहीं, चेक भी करोगे तब भी 11 से हो गई, तो आपका आंसर तो आ गया ए एंड डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका चेक करो कैसे, ऑड नंबर की पोजीशन और ये इवन नंबर की पोजीशन, मतलब ये चेयर नंबर 1 है, ये चेयर नंबर 3 है, ये चेयर नंबर 2 है, ये चेयर नंबर 4 है, तो 2 और 4 वाले को प्लस करो और 1 और 3 वाले को प्लस करो। 9 + 3 कितना हो गया 12, 6 + 6 कितना हो गया 12, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0, और 0 के 11 का मल्टीपल है, हाँ 11 का मल्टीपल है, ठीक है। आया समझ, वेरी गुड, ठीक है बच्चे। इस वीडियो लेक्चर में या इस सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और हम लोग 9-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो और आपको लग रहा होगा इतने में तो बाकी वीडियो वाले पूरे 30 क्वेश्चन करा दे, 20 क्वेश्चन करा दे रहे मैथ्स के, तो हमारा उद्देश्य पूरा करना नहीं है। ऐसा अगर आपको पूरा करना था तो आपको आंसर की दे देता पूरा 1 से लेकर 20 क्वेश्चन की, और आप 1 मिनट में कर लेते हैं। और मेन उद्देश्य क्या था, डिटेल एनालिसिस था, डिटेल एनालिसिस कि आपको अगर क्वेश्चन जरूरत हो ना बेटा हर बार ये आएगा, पर इसके इर्द गिर्द इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस कंसेप्ट के रिवॉल्व हो सकता है अराउंड लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो हमने पूरे कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ा, कोई भी मानो प्रिज्म का हो गया, या फिर डिविजिबिलिटी रूल का हो गया, या फिर हमने रोम्बस देखा। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ऐसा रखते हैं उसका पार्ट 2 जल्दी आएगा, आपको अपलोड कर दूंगा मैं कल या आज या कल में अपलोड कर दूंगा। तो तब तक आपको वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, और ट्रू फीडबैक आपको कैसे लगी। और फिर आज के लिए इतना रखते हैं, और आप सभी को, जैसे मैं 31 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो माइट भी आज शाम को कर दूं अपलोड या कल सुबह कर दूं, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू।